करता हूं। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे मशीन के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी आज केवल एक इंडस्ट्री में नहीं, एक देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जिसकी आज पॉपुलैरिटी है, जिसके बिना हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी सिस्टम चल ही नहीं सकती। हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो आप ट्रांसफॉर्मर के बारे में नाम सुन के ही आपको ऐसा लगा होगा कि सही है कि ट्रांसफॉर्मर के बिना हमारी जो भी सिस्टम है, हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, पावर सिस्टम है, वो काम नहीं कर सकती। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यही है कि हमारी जो बिजली बनती है वो 3 भागों में बनी रहती है। बिजली बनने के मेनली 3 कारण रहते हैं। एक रहता है हमारा जनरेशन, जहाँ से बिजली को हम जनरेट करते हैं। दूसरा हमारा रहता है ट्रांसमिशन, जहाँ बिजली को हम एक लाइन से दूसरी लाइन पे ट्रांसमिट करते हैं विथ इलेक्ट्रिकल लाइन, विथ इलेक्ट्रिकल टावर या पोल, जो भी हम कहते हैं। तीसरा हमारा विभाग जो रहता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जनरेशन हो गया, उसके बाद ट्रांसमिशन हो गया, उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तीनों माध्यम के कारण हम बिजली को एक जनरेशन से दूसरी ओर ट्रांसमिशन और तीसरी ओर हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीनों जगह पे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को ट्रांसमिट करने के लिए हमें कंपलसरी ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट रहती है। जिसे मैं कहूँ कि अगर हमारे मानव शरीर, हमारा जो हार्ट रहता है, हमारा जो हृदय रहता है, उसके बिना नहीं चल पाता, ये सिंपल सी लॉजिक है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर ट्रांसफॉर्मर नहीं होगा तो हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो काम नहीं कर पाती। अगर मैं बात करूँ कि भाई मुझे 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए, मुझे 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए, लेकिन मेनली सप्लाई हमारे सिंगल फेस 230 वोल्टेज है, लेकिन मुझे चाहिए 12 वोल्ट। तो ऐसे कंडीशन में हमें वहाँ पे कंपलसरी एक ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो क्या करता है कि वो 230 वोल्टेज को, सप्लाई को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, यानी कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, और हमें काम के हिसाब से, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हमें 12 वोल्ट सप्लाई है वो मिलता है। तो ये काम ट्रांसफॉर्मर के थ्रू रहता है। उसी तरह हमारा ट्रांसफॉर्मर जो रहता है, मैंने बताया कि भाई हमारा जो शरीर है वो बिना हाथ के नहीं चलता। ऐसे ही हमारा जो पूरा सबस्टेशन रहता है, अगर मैं सबस्टेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काफ़ी बड़े बड़े सबस्टेशन रहते हैं। 66 केवी के है, 132 केवी के है, 220 केवी के है। उसके ऊपर यानी कि LDC जिसे हम कहते हैं, लोड डिस्पैच सेंटर, जो हमारे 400 केवी के सबस्टेशन रहते। ऐसे बड़े बड़े सबस्टेशनों में एक मेनली प्रोटेक्शन डिवाइस रहता है जिसे हम बैटरी बैंक कहते हैं। सारे सबस्टेशनों में रहता है, चाहे वो 66 केवी का हो, 132 का हो या फिर 400 केवी का हो। जो भी सबस्टेशन रहता है उसमें एक हमारा एक बैटरी बैंक रहता है। बैटरी बैंक का रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि मान लो कि कोई रीजन के थ्रू अगर सबस्टेशन में बड़ा सा फॉल्ट आया, यानी कि पूरा सबस्टेशन है वो डार्क में चला गया, शटडाउन में चला गया, कहाँ से भी कोई बिजली नहीं है, तो उस फेल के कारण, उस रीजन के कारण हमारे पास बैटरी बैंक रहता है। तो बैटरी बैंक हमारा DC पे ऑपरेट रहता है। तो सबस्टेशन में जैसे भी DC इक्विपमेंट रहते हैं, छोटे से लैंप रहते हैं, MCB रहती है जो DC के माध्यम से ऑपरेट रहती है, फिर ट्यूबलाइट DC की जो भी रहती है, तो छोटे से पावर हम वहाँ पे जनरेट कर पाते हैं, यानी कि पूरा सबस्टेशन हम डार्क में नहीं रह पाते। तो वहाँ पे जो बैटरी का मेन टाइटल है, मेन जो उसका कार्य रहता है वो ये रहता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारा ट्रांसफॉर्मर का मेन कार्य ये रहता है कि हमारा जो भी वोल्टेज रहता है उसे स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना, ये काम हमारा ट्रांसफॉर्मर का रहता है। तो ट्रांसफॉर्मर मेनली यही वर्क करता है कि हमारा सपोज के जनरेशन में 11 केवी हमें पावर बिजली जनरेट की है, चाहे वो हमारा पावर प्लांट की अगर मैं बात करूं तो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, या फिर अभी जिसकी लेटेस्ट डिमांड चल रही है, केवल भारत में नहीं
पूरे विश्व में जिसकी आज पॉपुलैरिटी है, पूरी डिमांड चल रही है, वो है हमारा सोलर पावर प्लांट। और सोलर के अलावा हमारा और भी पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट, विंड फार्म जिसे हम कहते हैं। तो इन पावर प्लांट में हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनती है तो उसे हम कंपलसरी ट्रांसमिट करते हैं, और ट्रांसमिट करने के लिए हमें कंपलसरी इलेक्ट्रिकल लाइन की रिक्वायरमेंट रहेगी, केबल की रिक्वायरमेंट रहेगी, वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सपोज के अगर कोई भी पावर प्लांट में हमारी बिजली 11 केवी पे बनती है, यानी कि 11,000 वोल्ट, 11 केवी का अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो उनका वोल्टेज हो गया 11,000 वोल्ट। तो ये 11,000 वोल्ट को अगर मुझे हाई लेवल वोल्टेज पे कन्वर्ट करना है, यानी कि 11 केवी बिजली को मुझे 132 केवी 220 केवी के वोल्टेज की लाइन चाहिए, तो वहाँ मैं कंपलसरी स्विच यार्ड में उसके बगल में ही एक पावर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करूँगा। वो पावर ट्रांसफार्मर होगा स्टेप अप। स्टेप अप क्यों? क्योंकि 11 केवी पावर को मुझे 132 या 220 केवी सप्लाई चाहिए। तो ये सप्लाई के लिए मुझे वहाँ पे एक पावर ट्रांसफार्मर रहेगा जो स्टेप अप रहेगा, यानी कि वो 11 केवी को 132 केवी या 220 केवी में पावर को, वोल्टेज को स्टेप अप करेगा। फिर ट्रांसफार्मर ये जो पावर स्टेप अप किया है 11 केवी से 132 या 220 में, फिर हमें 220 केवी की लाइन मिल गई, 220 केवी के वोल्टेज हमें मिल गए। फिर लोड के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से जहाँ जिसको 220 केवी की रिक्वायरमेंट रहती है, बड़े बड़े सब स्टेशनों में, या फिर जिसे कोई बड़ी रिफाइनरी रहती है जहाँ से 220 केवी के बड़े सप्रेशन रहते हैं, वहाँ पे ये 220 केवी के पावर को डिलीवर किया जाता है। उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, इलेक्ट्रिकल पोल से, ट्रांसमिशन टावर से वो वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर लास्ट में हमें जहाँ पे ये 220 केवी की लाइनें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसके बाद कहीं से भी 220 केवी की पावर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो फिर वहाँ पर भी एक छोटा सा रिसीविंग स्टेशन पे ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाता है। तो ऐसे कई सारी माध्यम से छोटे छोटे बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर रहते हैं। पावर ट्रांसफार्मर के काम हो जाने के बाद जो भी लो वोल्टेज आता है, LV जिसे हम लो वोल्टेज कहते हैं, तो वहाँ पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है। तो सभी जगह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ट्रांसफार्मर की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट रहती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने कितने टाइप्स के रहते हैं, ट्रांसफार्मर में जो हमारा मेनली पार्ट्स आते हैं, किन किन पार्ट्स ट्रांसफार्मर में लगे रहते हैं, जो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए पार्ट्स रहते हैं, फिर ट्रांसफार्मर के अंदर जो मेन टैंक में हमारा तेल रहता है, ऑयल रहता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए पार्ट्स रहते हैं। अलग अलग प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर में डिफरेंट मेनली पार्ट्स रखते हैं। तो इन पार्ट्स के बारे में भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या रहता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे कार्यरत है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि कोई भी ना कोई इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन रहता है, वो किसी ना किसी लॉ या फिर किसी प्रिंसिपल पे काम करना कंपलसरी रहता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मेनली 3 मशीन जो रहते हैं, एक है जनरेटर, एक है इंडक्शन मोटर और एक है हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। तो ये तीनों किसी ना किसी लॉ पे या किसी ना किसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या काम करता है? तो ये म्यूचुअल इंडक्शन जो है, सपोज के अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास 2 कॉइल है, जैसे कॉपर की टाइल की छोटी छोटी कॉइल जो रहती है बनी हुई, ऐसे हमारे पास 2 कॉइल है। अगर मैं कॉइल 1 में सप्लाई दे के उसमें EMF अगर मैं जनरेट कर पाता हूँ, यानी कि हम एक कॉइल A में अगर सप्लाई प्राइमरी साइड से देते हैं, यानी कि सप्लाई इसको हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जनरेट होगा, यानी कि वो EMF जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होके वो दूसरी कॉइल है उसमें वो लिंक होगा। तो ये दोनों कॉइल को जो आपस में लिंक होगा तो उसमें EMF पावर का जनरेट होगा, जिसे हम प्राइमरी सेकेंडरी साइड कहते हैं। तो उस हिसाब से हमारा ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये बेसिक एक फंक्शन ट्रांसफार्मर का रहता है। और बेसिकली हम सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का मेनली काम क्या है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना विदाउट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। लोड चेंजेस के
फ्लक्चुएशन के हिसाब से ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम करता है। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो हमारे मेन पार्ट्स रहते हैं वो मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहला हम देखेंगे तो कोर। ट्रांसफार्मर में एक कोर बनी रहती है। कोर क्या करता है कि एक छोटे से एक नरम लोहे जैसा एक कोर बना रहता है। वो कोर क्या करता है, ऐसे छोटे 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 उसके पीसेस रहते हैं, एक बड़ा सा कोर नहीं रहता। क्या कि बड़ा सा अगर ट्रांसफार्मर में हम कोर रखेंगे तो उसके अंदर हमारा जो मैं आपको हथेली हाथ की बता रहा हूं, तो उसके बीच में काफी सारी गैप है, जो यहाँ भी गैप है, आगे भी यहाँ भी गैप है। तो एक अगर बड़ा सा जॉइंट वाला कोर आप लगाओगे तो उसमें सारे काफी छोटी छोटी मात्रा में एयर रहेगी, जहां से हवा है वो आसानी से यहाँ से वहां से वहां से यहाँ से चल पाएगी। तो ऐसा न हो तो कोर के लिए छोटे छोटे नरम लोहे के छोटे छोटे कोर बनाई जाती है मल्टीपल ऑप्शन के। तो ये सारे कोर एक साथ ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं और ये कोर जुड़ जाने के बाद उसमें हम वार्निश का लेप लगा देते हैं। वार्निश जो लेप लगाते हैं उसका मेन रीजन क्या रहता है कि उसमें कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए, चाहे वो हमारा एयर गैप हो, फिर चाहे कोई भी हम छोटा छोटा जिसमें हम आसानी से एयर उसमें अंदर जा सकती है, ऐसा कोई एयर गैप नहीं होना चाहिए। अगर कोर में जरा सा भी एयर गैप मिला तो उसके वजह से हमारा एडी करंट लॉस है उसमें वो जनरेट होगा। एडी करंट लॉस क्या है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। फिलहाल हमारी जो भी कोर रहती है ट्रांसफार्मर की वो वार्निश होकर लेमिनेट उसके किया जाता है। फिर हमारी एक सारी ऐसी छोटी छोटी कोयल को एक ऐसे ज्वाइन करते उसके ऊपर वार्निश लगा देते हैं, तो ये हमारी कोर तैयार हो गई। और कोर की दोनों साइड हम कॉपर की छोटी 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 तार है, बराबर, कोयल जिसे हम कहते हैं, वो कोयल ऐसे ऐसे दोनों साइड कोर के आपस में इंस्टॉल किया जाता है। तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी साइड और दूसरी ओर उसे कहते हैं सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड ट्रांसफार्मर की कौन सी रहती है कि जहां हम सप्लाई उसको प्रोवाइड, इनपुट जिसे हम कहते हैं ना, सप्लाई उसे प्राइमरी साइड ट्रांसफार्मर को हम प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंडरी साइड हमारा जो भी आउटपुट रहता है उसे हम सेकेंडरी साइड कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ट्रांसफार्मर हमारा दो टाइप के वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं। एक हमारा हो गया स्टेप अप, जो वोल्टेज को स्टेप करता है, यानी कि 11 kV का हो तो उस 66 kV में, 132 kV में, 220 kV में, तो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और दूसरा ट्रांसफार्मर हमारा हो गया स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्या है, अगर हमारे पास 66 kV का सप्लाई है और मुझे 11 kV चाहिए तो वहां पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। वो ट्रांसफार्मर हमारा 66 kV को 11 kV में स्टेप डाउन करके हमें वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर रहते हैं। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन जानने के लिए हमें प्राइमरी और सेकेंडरी साइड वाइडिंग है वो जानना बहुत जरूरी है। तो प्राइमरी साइड हमारे कोर है, उसमें हम दोनों वाइडिंग ऐसे कॉपर के जो छोटे छोटे तार रहते हैं, जो कॉइल रहती है, उसे हम ऐसे बारीकी से उसे अच्छी तरह से हम लेमिनेटेड कोर बना के फिर उसके ऊपर अच्छा सा एक छोटा सा एल्यूमिनियम साइड का जो भी लेमिनेटेड कागज या जो भी रहता है पेपर, उसे हम एक साइड कोर में लगा देते हैं। तो उसे मालूम पड़ता है ये हमारी प्राइमरी साइड है और ये हमारी सेकेंडरी साइड है। और दूसरी एग्जाम्पल वो भी हम कह सकते हैं कि अगर प्राइमरी साइड की जो भी हम रोटेशन, यानी कि जो भी हम कोयल की जो नंबर ऑफ कोयल्स है उसकी हम जो भी डिजिट रहती है, संख्या रहती है, तो प्राइमरी साइड ज़्यादा हो, सेकेंडरी साइड कम हो, तो उसे भी हम स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में जान पाते हैं। तो ये सारी कोर हम लगा के एकदम कंप्लीट करके प्राइमरी साइड वाइडिंग इंस्टॉल करके जो भी कोयल तैयार हो गई वो सारी कोयल हम ट्रांसफार्मर की मेन टैंक में इंस्टॉल करते हैं। अब ट्रांसफार्मर की मेन टैंक रहती है बड़ी सी, बड़ा ट्रांसफार्मर होगा तो पावर, जैसे पावर ट्रांसफार्मर रहता है बड़े बड़े सबस्टेशनों में, तो उसकी ट्रांसफार्मर की मेन टैंक बड़ी रहती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रहते हैं, तो उसकी मेन टैंक छोटी रहती है, बराबर। जिस वोल्टेज ट्रांसफार्मर की रेटिंग रहती है, कैपेसिटी रहती है, उस हिसाब से उसकी डिजाइन ऐसे बनती है। तो जो भी बड़े ट्रांसफार्मर रहते हैं तो बड़ी सी एक टैंक रहती है, तो उसमें ये कोर की जो है प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड उसको मेन टैंक में अंदर रहते हैं। अब क्या कि मेन टैंक के अंदर हमने कोर को इंस्टॉल किया, फिर भी मेन टैंक में काफ़ी सारी जगह रह गई है। अगर जगह रह गई तो वहाँ से अगर आप ट्रांसफार्मर को सप्लाई दोगे तो आसानी से वहाँ से एडी करंट लॉस जनरेट होगा। तो
तो ये ना हो तो ट्रांसफॉर्मर में जो भी हमारी कोर को हमने इंस्टॉल किया है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, तो उस ट्रांसफॉर्मर में हम एक ट्रांसफॉर्मर का ऑयल है वो हम फिलअप करेंगे। पूरी टैंक जो हमारी मेन टैंक है उसमें ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल रहता है उसे हम फिलअप करेंगे। तो ऑयल फिल हो जाने के बाद वहाँ पे कोई भी एयर या कोई भी हमारी जो भी एयर गैप जो है वो नहीं रहता, उसकी वजह से एडी करंट्स लॉस है वो कम हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस अगर बढ़ जाए तो ट्रांसफॉर्मर अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता और कोई ना कोई कारणों ट्रांसफॉर्मर है वो हमारे फॉल कंडीशन में चला जाता है या फिर शटडाउन में ट्रांसफॉर्मर चला जाता है। तो ऐसा ना हो तो उस ट्रांसफॉर्मर को हम कंपलसरी मेंटेनेंस करना रिक्वायरमेंट रहता है। डेली मेंटेनेंस हमारा ट्रांसफॉर्मर में है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा, वीकली ट्रांसफॉर्मर है, मंथली है, क्वार्टरली है, 6 मंथ है, ऐसे कई शेड्यूल हमारे ट्रांसफॉर्मर के रहते हैं जिसे हम अलग अलग टेस्ट है, उसके अर्थिंग की वैल्यू है, ट्रांसफॉर्मर की पोलैरिटी टेस्ट है, 10 डेल्टा टेस्ट है, अलग अलग टेस्ट करके हम ट्रांसफॉर्मर को मेंटेनेंस के अच्छी तरह से उसका ध्यान हम रख सकते हैं। ध्यान इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मर हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हार्ट है, हमारा हृदय है, इसीलिए उसे हम कंपलसरी प्रोटेक्शन देना अनिवार्य रहता है। तो ये कोर अगर हम ट्रांसफॉर्मर के अंदर और मेन टैंक में अगर हम ऑयल फिलअप करते हैं तो उसमें हम कहाँ से भी एयर गैप नहीं छोड़ते, यानी कि कंप्लीटली हम उसे अच्छी तरह से ऑयल फिलअप रिफिल कर पाते हैं। फिर एक ट्रांसफॉर्मर का मेन पार्ट आएगा कंजर्वेटर टैंक। जैसे मेन टैंक है, मेन टैंक के ऊपर एक हमारा ट्रांसफॉर्मर का ऐसे लंबा से कंजर्वेटर टैंक रहता है। कंजर्वेटर टैंक का मेन काम क्या रहता है कि जो भी हमारी कंजर्वेटर टैंक है वो ऑयल से, ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है, जो टेल है, उसे आधी भरी रहती है, आधी कंजर्वेशन टैंक है वो खाली रहती है। खाली इसलिए रहती है अगर मेन टैंक हमने सपोज के ट्रांसफॉर्मर को चालू किया और काफ़ी लंबे समय तक फुल लोड पे, अगर फुल लोड कंडीशन पे हमारा ट्रांसफॉर्मर चल रहा है, हैवी लोड पे, हाई वोल्टेज पे हमारा ट्रांसफॉर्मर, हाई करंट पे हमारा ट्रांसफॉर्मर चल रहा है, तो मेन टैंक में हमारा जो ऑयल है वो हीट जनरेट करेगा, बराबर। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम दूध को उबाले तो गर्म जैसे हीट जनरेट होगी तो दूध वो ऐसे हीट प्रेशर करेगा, तो उसी तरह से ट्रांसफॉर्मर में सप्लाई चाहिएगी क्योंकि हमने वाइंडिंग के अंदर रखी हुई है, सप्लाई वहां से जनरेट होगी, तो ऑयल है वो हमारा हीट जनरेट करेगा, यानी कि तेल जो ऑयल है वो सपाटी के ऊपर से वो ऊपर उठेगा। तो वो जो ऑयल है हमारा ऊपर चला जाएगा, तो आधा टैंक जो कंजर्वेटर का हमारा खाली है वो ऑयल उसमें चला जाएगा। उस हिसाब से अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर में अगर हम कंजर्वेटर टैंक नहीं लगवाते तो मेन टैंक में अगर जो ऑयल है हमारा ट्रांसफॉर्मर का और सप्लाई की वजह से हमारा ट्रांसफॉर्मर हाई कैपेसिटी में, हाई लोड में, हाई करंट में चलेगा, तो वहां तक ऑयल हमारा नहीं पहुंचेगा हीट की वजह से, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट हो जाएगा। ये ब्लास्ट ना हो इसीलिए हम कंजर्वेटर टैंक में जो मेन टैंक का ऑयल है उसमें हम ट्रांसफर चला जाता है, जो का हीट से जो ऑयल निकलता है वो कंजर्वेटर में चला जाता है और कंजर्वेटर का कनेक्शन मेन टैंक से किया हुआ, मेन टैंक से उसको दे रखा होता है। तो ये न हो इसीलिए हम वहां पे कंजर्वेटर टैंक लगाते हैं। और तीसरा मेन पार्ट हमारा रहता है ब्रीदर। ब्रीदर है वो कंजर्वेटर के थ्रू कनेक्ट रहता है। ब्रीदर का मेनली काम क्या रहता है कि हमारा जो कंजर्वेटर टैंक है जिसे हम एक्सपांशन टैंक भी कहते हैं, वो आधा ऑयल से भरा रहता है, आधा खाली रहता है। और ब्रीदर क्या रहता है, ब्रीदर का मेनली काम क्या है, पहली कंडीशन तो ये है कि साल के 365 दिन हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो डेफिनेटली खुले में रहेगा, वो ना किसी घर में इंस्टॉल होगा, ना किसी छत के नीचे होगा, वो डेफिनेटली धूप में होगा, मॉइस्चर में होगा, बारिश के सीजन में भी खुले में रहेगा। तो 365 दिन ट्रांसफॉर्मर हमारा खुले एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में रहेगा, तो उसे हम भेज है, हमारा मॉइस्चर है, फिर हमारा डस्ट है, वो सारे पॉइंट, सारे पैरामीटर्स उसको ट्रांसफॉर्मर को इफेक्ट करेंगे। तो ये ना हो तो हम ट्रांसफॉर्मर के जो हमारी कंजर्वेटर टैंक है वहाँ हम ब्रीदर इंस्टॉल करते हैं, ब्रीदर हमें वहाँ पे इंस्टॉल लगवाते हैं। तो ब्रीदर के अंदर हमारे एक सिलिका जेल रहती है। सिलिका जेल में अगर एग्जाम्पल छोटा सा दूं तो हम कोई भी नया इक्विपमेंट परचेस करते हैं, चाहे वो हमारा स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, तो लैपटॉप अगर हम खरीदते हैं नया, तो लैपटॉप अगर हम
खरीदने के बाद उसको पैकिंग को हम खोलते हैं तो वहाँ पे छोटी सी एक वाइट कलर की एक छोटी सी बैग निकलती है, वो होती है हमारी सिलिका जेल। वो क्या है कि अगर हमारा लैपटॉप है वो एक किसी बैग में या किसी एक बॉक्स में कंप्लीट है, तो उसमें हम वो छोटी सी वाइट कलर की जो भी हमारी जो रहती है उसे हम वहाँ पे रखते हैं। तो वो क्या करता है कि अगर हमें कोई भी वहाँ मॉइस्चर हो, भेज हो, हवा हो, तो वो नमी को सोच लेता है और हमें प्रोटेक्शन देता है। इस वजह से वहाँ पे वो लगा रहता है। तो कंजर्वेटर टैंक में हमारा जो ब्रीजर रहता है, तो ब्रीजर के अंदर हमारा जो सिलिका जेल रहती है एकदम से नॉर्मली हो तो वो ब्लू कलर की रहती है। अगर ब्रीजर में कंजर्वेटर टैंक में अगर कोई मॉइस्चर आया है, नमी आई है, तो उसे वो सोख लेता है, तो वो ब्रीदर की जो सिलिका जेल वो ब्लू में से पिंक कलर की हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में। वहाँ पे हम एक ब्रीदर इंस्टॉल कंजर्वेटर टैंक के थ्रू कनेक्शन देके उसे वहाँ लगवाते हैं। फिर क्या करते हैं, अगर ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर में चलो आधा खाली है तो वहाँ से मॉइस्चर चला गया, नमी चली गई, तो नमी को और मॉइस्चर को चलो सिलिका जेल ने सोख लिया है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर तो 365 दिन खुले में रहेगा, तो 10 भी अंदर जा सकता है। तो उनका सॉल्यूशन कैसे रहता है, तो हमारा जो ब्रीदर रहता है उसके नीचे कटोरी छोटी सी रहती है जिसे वो ऑयल की भरी रहती है। ऑयल की छोटी सी ब्रीदर के नीचे ऐसे ये ब्रीदर लगा तो उसके नीचे छोटी सी एक ऑयल की एक छोटी सी कटोरी इंस्टॉल हो, भरी रहती है, ऑयल की भरी रहती है। तो वो क्या करते हैं कि जो भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारा जो भी डस्ट जाता है कंजर्वेटर टैंक के थ्रू, तो वो डस्ट को भी वो ऑयल है वो चिपका लेता है, सोच लेता है। तो हमारा कंजर्वेटर ऑयल में केवल प्योर एयर ही अंदर जा पाएगी, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफॉर्मर काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। हमारा कोई भी जो हमारा हाई लोड है, हाई करंट है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंच पाता। तो वहाँ पे हम ब्रीदर इंस्टॉल कर पाते हैं। और दूसरा एक हमारे ट्रांसफॉर्मर का मेन पार्ट रहता है बुकोज रिले। बुकोज रिले वैसे तो मैं अगर बताऊं तो उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कोई कनेक्टेड नहीं है, कोई वारसा नहीं है इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। बुकोज रिले कहाँ पे इंस्टॉल हम करते हैं, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर, इन दोनों टैंक के बीच में हम बुकोज रिले इंस्टॉल करते हैं। एक कनेक्शन बुकोज रिले का हमारा मेन टैंक के साथ किया होता है और दूसरा कनेक्शन हम कंजर्वेटर टैंक के थ्रू हम बुकोज रिले को कनेक्शन उसको प्रोवाइड करते हैं। अब बुकोज रिले का मेन काम क्या रहता है, बुकोज रिले वन टाइप ऑफ गैस ऑपरेटेड रिले रहता है। उसके अंदर एक मर्क्यूरी पारा जो रहता है, पारा वो उसमें इंस्टॉल किया जाता है। अब बुकोज रिले क्या करता है, अगर हमारा मेन टैंक जो है, अगर ट्रांसफॉर्मर हमारे हाई कैपेसिटी में चलता है, मैंने बताया आपको कि हाई लोड पे, हाई करंट पे हमारा ट्रांसफॉर्मर चलता है, मेन टैंक में जो हमारा ऑयल रहता है वो हीट की वजह से अगर प्रेशर में आ गया, हीट की वजह से उसकी जो भी टेम्परेचर है वो बढ़ गया, तो मेन टैंक अगर कोई रीजन से कंजर्वेटर टैंक में नहीं जा पा रहा, कोई कारणों से, तो ये जो भी ऑयल हमारा हीट एनर्जी उसमें जनरेट होती है, तो वो हमारा बुकोज रिले क्या, वो मर्क्यूरी पारा है, अगर ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक का ऑयल अगर हीट जनरेट किया है तो बुकोज रिले का जो मर्क्यूरी का पारा है वो नीचे से ऊपर की ओर चला जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर चला जाएगा तो ऊपर एक वहाँ पे स्विच रहेगी, बटन रहेगा, वो मर्क्यूरी पारा उस बटन को प्रेस कर देगा। जैसे वो बुकोज रिले का मर्क्यूरी पारा बटन प्रेस करेगा तो वहाँ पे एक अलार्म बजेगा, अलार्म बजेगा और ट्रांसफॉर्मर के सप्लाई सिस्टम को वो स्टॉप कर देगा, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मर की जो भी सप्लाई सिस्टम रहती है मेनली उसे वो कनेक्शन से वो कट ऑफ कर देगा। तो ये एक प्रोटेक्शन के रूप में हम बुकोज रिले वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का प्रोटेक्शन करना कंपलसरी है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ना कोई हमें 5,000 में मिलता है या फिर 15,000 में मिलता है, बड़े बड़े सब स्टेशनों में जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी कीमत लाखों रुपए में होती है। तो उसका प्रोटेक्शन, उसका मेंटेनेंस रखना कंपलसरी रहता है। तो ये सारे बेसिकली पार्ट ट्रांसफॉर्मर में रहते हैं। फिर हम ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन जैसे मैं बताया बुकोज रिले है, उसी तरह से अगर कोई पावर ट्रांसफॉर्मर हम सब स्टेशन में इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन रहते हैं। एक हमारा रहता है सर्किट ब्रेकर, एक हमारा रहता है एलए लाइटिंग अरेस्टर, और एक हमारा ट्रांसफॉर्मर का और एक प्रोटेक्शन रहता है जो ट्रांसफॉर्मर में रहता है जिसे हम पीआरवी कहते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ही एक छोटा सा एक वाल्व जो रहता है वो भी एक प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है। फिलहाल अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो जहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल करते हैं तो उसके
आगे और पीछे एक हमारा सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड रहता है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, अगर कोई भी ट्रांसफार्मर में लाइन थ्रू या फिर कोई भी कारणों अगर हाई कैपेसिटी का वोल्टेज है, जो भी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है उसके ऊपर का अगर वोल्टेज या करंट जनरेट होता है, यानी कि कोई भी रीजन से थ्रू, तो वो सर्किट ब्रेकर है वो क्या करता है कि सर्किट ब्रेकर का बेसिकली काम क्या है कि हेल्दी कंडीशन को फॉल्टी कंडीशन से दूर करना। तो जो भी हमारा हाई करंट या हाई वोल्टेज जो भी लाइन में अगर जनरेट होगा, तो जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर है वो रिले को कमांड करेगा, उसमें एक रिले रहता है, वो रिले को कमांड करेगा और विद इन सेकंड वो हेल्दी सर्किट को फॉल्टी सर्किट के अलग करेगा। तो वो एक प्रोटेक्शन हमारा ट्रांसफार्मर का रहेगा। फिर एक प्रोटेक्शन हमारा मैंने बताया एल है, लाइटिंग अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर भी उसे कहते हैं। वो क्या करता है कि जो भी बारिश के मौसम में हमारी लाइटिंग स्टॉक है, वो आकाशीय बिजली जिसे हम कहते हैं, वो अगर हमारा पावर प्लांट में हमारा सबस्टेशन में जो भी आकाशीय बिजली पर, तो एल है क्या है, वो सारी बिजली को लेके वो जमीन के अंदर ग्राउंड कर देता है। तो उसी तरह से हम ट्रांसफार्मर को वो भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और पीआरवी मैंने आपको बताया, प्रेशर रिलीज वाल्व, क्या करता है कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर हाई कैपेसिटी में चलता है, हाई करंट पे चलता है, फुल लोड पे हमारा ट्रांसफार्मर चलता है, तो अगर कोई कारणवश और कोई रीजन से अगर ट्रांसफार्मर हमारा डिफरेंशियल में फॉल्ट में चला गया, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हमारा ट्रांसफार्मर फॉल्ट में चला गया, तो उस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को सोल्व करने के लिए, डिफरेंशियल फॉल्ट को सोल्व करने का हमारे पीआरवी जो है प्रेशर रिलीज वाल्व, उसे हम वाल्व को ऐसे खोल के उसे जो भी हमारी एयर जो है उसे बाहर भेजते हैं और फिर उसे वो प्रोटेक्शन को यानी फॉल्ट को हम उसे दूर कर पाते हैं। फिर एक ट्रांसफार्मर में मेनली एक हमारा पार्ट रहता है रेडिएटर। पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो जारी टाइप का रहता है, ट्रांसफार्मर ऐसा हो, उसके बगल में एक 2 हो 3 हो, ऐसा छोटे छोटे जारी टाइप के रेडिएटर लगे रहते हैं। रेडिएटर का काम क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि भाई ट्रांसफार्मर में अगर हाई कैपेसिटी हाई वोल्टेज से फुल लोड पे हमारा ट्रांसफार्मर चलता है, तो उसमें जो ऑयल की जो हीट है वो बढ़ेगी, वो ऑयल की हीट बढ़ेगी तो उसी तरह से ऑयल है वो मेन टैंक से बाहर आने की कोशिश करेगा। तो रेडिएटर क्या है कि एक कनेक्शन रेडिएटर का मेन टैंक से लगा रहता है और नीचे का कनेक्शन भी मेन टैंक से लगा। तो रेडिएटर की जो भी ऑयल की जो हीट है वो ऑयल जो है वो रेडिएटर में धीरे धीरे से छोटे छोटे बूंद के रूप में वो धीरे धीरे आएगा और ऊपर से ऑयल सपोज के यहाँ से आया तो धीरे धीरे ऐसे नीचे जाएगा। तो क्या होगा, हीट वाला जो भी गर्म ऑयल है वो ऐसे रेडिएटर में नीचे स्लो बूंद से नीचे आएगा। तो क्या है, रेडिएटर क्या है कि बाहर की हवा से वो ऑयल को ठंडा करेगा। तो फिर क्या है, ऊपर से गर्म आया हुआ ऑयल फिर रेडिएटर में नीचे पहुंचेगा तो वो ठंडा हो जाएगा, तो फिर वो नीचे से फिर मेन टैंक में चला जाएगा। फिर ऑयल जो भी हीट हो तो फिर रेडिएटर में ऊपर से आएगा, नीचे से ठंडा होकर फिर ट्रांसफार्मर की मेन टैंक में चला जाएगा। तो ये सर्कुलर चलता रहता है, उससे हम रेडिएटर वहाँ पे लगवाते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर रहते हैं ना, उसी तरह से रेडिएटर काम करते हैं। और काफ़ी बड़े ट्रांसफार्मर जो रहते हैं MVA KVA के मेगावोल्ट एम्पियर के साइज के जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रहते हैं, बस 220 kV में 400 kV में जो ट्रांसफार्मर रहते हैं, तो उसमें रेडिएटर के साथ उसका कूलिंग फैन भी लगवाता है। पंखा जो रहता है ना, कूलिंग रहता है, तो क्या करता है कि जो भी ऑयल रहता है तो बाहर से तो वो ठंडा करता है एयर के हिसाब से, लेकिन फैन के साथ ही वो कूलिंग होता है, फिर सर्कुलेशन ऐसे रोटेटिंग रहता है। तो रेडिएटर वहाँ भी ट्रांसफार्मर में कनेक्टेड रहता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर है वो मेनली डिज़ाइन कैसे किया जाता है। अगर मैं बात करूँ कि भाई कोई भी एक बड़ी सी सोसाइटी में हम रहते हैं, जहाँ से एक सोसाइटी में 30 लोग रहते हैं, 30 घर है एक सोसाइटी में, चलो ऐसा मानते हैं कि एक सोसाइटी में 30 घर है और 30 घर को एक ट्रांसफार्मर में कनेक्टेड किया है, बराबर, एक ट्रांसफार्मर 30 घर को कनेक्टेड किया है। अब मैंने आपको समझाया कि ट्रांसफार्मर में एक बूसिंग भी लगा रहता है, जिसे हम LV और HV बूसिंग कहते हैं। HV यानी कि हाई वोल्टेज और LV यानी कि लो वोल्टेज। HV बूसिंग क्या करता है कि जो भी हम पावर हाई वोल्टेज सप्लाई डायरेक्ट देते हैं वो HV में देता है, LV क्या करता है वो कन्वर्ट करके LV में प्रोवाइड करता है। यानी कि 66 kV हम HV में देते हो तो 11 kV हम LV में मिलेगी। तो LV HV हमारी बूसिंग रहती है। अगर एक सोसाइटी में 30 घर कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर में अगर कोई कारणवश ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आया, सपोज के भाई R फेज, हमारा बूसिंग के 3 फेज रहते हैं R, Y और B। सपोज के R फेज में कोई फॉल्ट आया बूसिंग में,
उसका कनेक्शन ब्रेक हो गया, कंडक्टर ब्रेक हो गया, एक्स्ट्रा जो भी फॉल्ट ट्रांसफॉर्मर रहेगा। और ये 30 घर है हमारे, आर फेज में 10 घर कनेक्टेड है, वाई फेज में 10 घर कनेक्टेड है और बी फेज में 10 घर कनेक्टेड है। तीनों फेज में एक ट्रांसफॉर्मर में 30 घर कनेक्टेड हो गए। अब आर फेज में फॉल्ट आया, जिसे मैंने बताया कि भाई कनेक्शन लूज हो गए या फिर कंडक्टर आर फेज में ब्रेक हो गया, तो उस हिसाब से पूरे 30 लोगों की यानी कि 30 घर के लोगों की बिजली नहीं जाएगी। बिजली केवल जाएगी तो आर फेज के जो 10 घर कनेक्टेड है वही घर की बिजली चली जाएगी, यानी कि वाई और बी फेज यानी कि 10 और 10 20 घरों की बिजली नहीं जाएगी। हम आपस में पूछते हैं ना कि भाई पड़ोसन में पूछते हैं कि भाई मेरी बिजली तो नहीं है, आपकी है? तो बोलते हाँ मेरी तो है, मेरी क्यों नहीं है? तो उसका कारण यह है कि आपका जो भी कनेक्शन ट्रांसफार्मर के थ्रू आपका जो सर्विस कनेक्शन घर में आता है वो आपका अलग बुशिंग से अलग फेज से कनेक्टेड रहता है, इसीलिए वो फेज में अगर फॉल्ट है इस वजह से आपके घर में लाइट नहीं है, उसके घर में है, क्योंकि वहां आपके फेज से जो पावर आपके घर में आ रही है वहां दूसरे फेज के उसके घर में पावर चली जाती है। तो उस हिसाब से उसके घर में बिजली है और हमारे घर में नहीं है। तो ट्रांसफार्मर ऐसे लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है। उसका मेनली कारण ये है कि ट्रांसफार्मर को हम फुल लोड में नहीं चला सकते। 70 या 80% ट्रांसफार्मर को हम चला सकते हैं, यानी 20% ट्रांसफार्मर को हम रिजर्व में रखते हैं। फुल लोड में अगर ट्रांसफार्मर हम चलाएंगे तो चलेगा, लेकिन उसमें लॉसेस बढ़ेंगे। कोई कारणों अगर मेनली फॉल्ट रहेगा तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट भी कर सकता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर हम फुल लोड एफिशिएंसी पे नहीं चला पाते हैं। तो ये एक मेनली ट्रांसफार्मर के जो रीज़न है वो रहता है। फिर अब ट्रांसफार्मर में अलग अलग टाइप के लॉसेस भी रहते हैं। कोर लॉस रहता है, कॉपर लॉस रहता है, एडी करंट लॉस रहता है, हिस्टेरेसिस लॉस रहता है। ट्रांसफार्मर में कोई मैकेनिकल लॉस नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। एक ट्रांसफार्मर आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया है तो वहाँ पे एक स्टैटिक के रूप में काम करेगा। ट्रांसफार्मर की अंदर में या फिर उसके भीतर में कोई रोटेटिंग मूविंग पार्ट नहीं है। उसी रोटेटिंग मूविंग पार्ट अगर ट्रांसफार्मर में नहीं है तो वहाँ पे मैकेनिकल लॉस आपको नहीं मिलेगा, केवल इलेक्ट्रिकल लॉस ही आपको ट्रांसफार्मर में मिलेगा। उसी तरह से अलग अलग लॉसेस भी ट्रांसफार्मर में इंक्रीज रहते हैं। फिर एक अर्थिंग का भी ट्रांसफार्मर में लॉसेस की वजह से अर्थिंग के लॉसेस की वजह से भी ट्रांसफार्मर कई बार फॉल्ट कंडीशन में रहता है। जैसे कि भाई अगर हम मेनली मैंने बताया कि भाई वीकली, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ, ऐसे हम ट्रांसफार्मर के बेसिक जो मेंटेनेंस रहता है उस मेंटेनेंस में अगर हम अर्थिंग की वैल्यू की मेजरमेंट नहीं करते, ट्रांसफार्मर की अर्थिंग की वैल्यू कितनी है ये हमें वो हम पता नहीं लगा पाते, तो ट्रांसफार्मर हमारा है वो कोई कारणोसर, कोई लंबे कारणोसर या फिर कोई कारणोसर वो हमें फॉल्ट में चला जाएगा, क्योंकि अर्थिंग मेजर करना भी उतना ही कंपलसरी रहता है। तो ये सारे बेसिकली प्रोटेक्शन है, उसका मेंटेनेंस कैसे हम ट्रांसफार्मर का रख पाते हैं ये मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर के बेसिक के बारे में, ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में, अलग अलग टाइप्स के ट्रांसफार्मर भी रहते हैं। जैसे पावर ट्रांसफार्मर रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है, उसके अलावा हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है जो सिंगल वाइंडिंग पे चलता है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर हमारा रहता है, फिर हमारा स्विचिंग ट्रांसफार्मर रहता है। छोटे छोटे जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेनली 5 वोल्ट या 12 वोल्ट में चलती है, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट में चलती है। तो वहाँ पे भी हम छोटे छोटे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। टीवी में हमारा ट्रांसफार्मर रहता है, टीवी के रिमोट में हमारा ट्रांसफार्मर रहता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल है, मोबाइल का चार्जर रहता है, उसमें भी हमारा छोटा सा ट्रांसफार्मर रहता है। तो ये ट्रांसफार्मर है वो 5 वोल्ट या 12 वोल्ट में काम करता है। मैंने पहले भी बताया आपको कि छोटे छोटे इक्विपमेंट से लेके बड़े बड़े इक्विपमेंट तक हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बिना हमारी सिस्टम है वो वोल्टेज कन्वर्ट या वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से सारे इक्विपमेंट में हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक जाना कि भाई ट्रांसफार्मर क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स रहते हैं, मेनली उसके पार्ट्स क्या रहते हैं, ट्रांसफार्मर कहाँ हम यूज़ कर पाते हैं, किन किन वजह से ट्रांसफार्मर में हम फॉल्ट है वो रहता है, फॉल्ट सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग है, उसे हम कैसे कर पाते हैं और ट्रांसफार्मर का हम ध्यान कैसे रख पाते हैं।
इन सारे बेसिक बातों का आज हम इस वीडियो के माध्यम से जाने हैं। तो आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ट्रांसफॉर्मर के कौन से पॉइंट अच्छे लगे हैं, और जो भी आपको पॉइंट्स न समझ में आए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, तो उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक से फिर से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक इस वीडियो को हम आज विराम देते हैं। थैंक यू।